नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED 4th सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको 60 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। दोस्तों, अगर शांति शिक्षा एवं सतत विकास में 25 में 25 नंबर लाने हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इन 60 प्लस प्रश्नों के साथ साथ जो इनके साथ के जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। उनके साथ जो संबंधित जानकारी है वो भी आपको बताता चलूँगा। तो उनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर आप उसको गलत नहीं करेंगे, सही करके आएंगे, ताकि आपके 25 में 25 नंबर आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया? अरविंद घोष ने, टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या फिर विवेकानंद ने? तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अहिंसा, यहाँ पर तो आप इससे भली भांति परिचित हैं। अहिंसा के पुजारी कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? परिवार का वातावरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनैतिक हस्तक्षेप या फिर नैतिक आचरण? तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है, तो वो बाधक नहीं है नैतिक आचरण। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? व्यायाम करना, सामाजिक जुड़ाव, चिंताग्रस्त रहना, परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना? तो यहाँ पर ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो तनाव को प्रबंध कर सकता है, या हम कह सकते हैं तनाव को कम कर सकता है? ऐसी कौन सी तकनीक यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर बतानी है। तो ऐसी कौन सी तकनीक है जो तनाव को कम नहीं कर सकती? वो है चिंताग्रस्त रहना। अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आपका तनाव कभी कम होगा ही नहीं। व्यायाम करिए, सामाजिक जुड़ाव करिए, परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करिए। इनसे क्या होगा? इनसे आपका तनाव कम होगा। लेकिन अगर आप चिंताग्रस्त रहेंगे तो आपका तनाव कम नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में चरित्र का व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण या फिर विद्यालय का असहयोग? तो यहाँ पर जो चरित्र का विकास के लिए जो आवश्यक है वो है सदाचार युक्त पर्यावरण। अगर आपको मिलता रहेगा, बालक को मिलता रहेगा, तो वो क्या होगा? उसके चरित्र का विकास होगा और वो अच्छे चरित्र वाला आगे चलकर बनेगा। सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग किसने बताया है? तो अष्टांगिक मार्ग की जब बात आएगी तो वो बताया है महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है, किस दर्शन में दी गई है? ये सारी शिक्षाएं ये किस दर्शन में दी गई हैं? वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन या फिर योग दर्शन? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा दी गई वो जैन दर्शन में दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हिंसा का मोर्चा है? यह हम कह सकते हैं कौन सा हिंसा का यहाँ पर प्रकार, एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर तो आप ये देख सकते हैं भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा, धमकी देना और क्लासिज्म, ये चारों जो हैं ये हिंसा का प्रकार हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों से एक ढंग का कार्य करवाना चाहिए, कठोर दंड देना चाहिए, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए या फिर व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना? अगर आपको सकारात्मक व्यवहारिक सहायता करनी है तो आपको क्या करना होगा? व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखने होंगे। यहाँ पर क्या होगा? अगर कोई बालक गलत काम करता है या कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके लिए उसके दंड का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए प्रशंसा का प्रावधान होना चाहिए। तो ये क्या है? जैसा व्यवहार करे आप उसके साथ वैसा ही विकल्प रखिए। तो इससे क्या होगा? इससे सकारात्मक व्यवहारिक आएगी लोगों के अंदर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है? मौखिक हिंसा कौन सी है? मारना, धक्का देना, गालियां देना, सामाजिक बहिष्कार करना? तो यहाँ पर मौखिक की बात हो रही है तो वो है गालियां देना, मौखिक हिंसा में आएगा। निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? देश में जातिवाद, असमान आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्षता, व्यक्ति की राजनैतिक महत्वाकांक्षा?
तो यहाँ पर क्या होगा, कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है की बात हो रही, तो वो होगा पंथ निरपेक्षता। क्योंकि जो पंथ निरपेक्षता होता है इसका ये मतलब है कि धर्म के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। तो जो पंथ निरपेक्षता है वो राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय एकता में सहायक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नांकित में वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, विभिन्न देशों के लोगों की आपसी कटुता, विभिन्न देशों के लोगों की आपसी वैमनस्यता और विभिन्न देशों में भ्रमण करना। तो वैश्वीकरण का जो तात्पर्य है, विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, जब सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो वही आपका वैश्वीकरण कहलाएगा। निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? सतत विकास की बात हो रही है, इसके आयाम की बात हो रही है, सांस्कृतिक, पर्यावरण, असीमित या सामाजिक। तो यहाँ पर आयाम नहीं है तो वो है असीमित, क्योंकि सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक ये सतत विकास के आयाम होते हैं। सतत विकास क्यों आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। तो यहाँ पर सतत विकास क्यों आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए सतत विकास आवश्यक है। सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया? सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? कितने मुख्य नियम की बात हो रही है, तो मुख्य नियम कितने बताए हैं थॉर्नडाइक ने? तो वो है 3। और 3 वो कौन कौन से हैं? आपका है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगला जो प्रश्न है, स्वजागरूकता विकास के रूप हैं। कितने रूप हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना कौन सा रूप है। अंतश्चेतना, व्यक्तियों को पहचानना, गणना संबंधी संप्रत्यय या फिर सभी। स्वजागरूकता विकास यानी स्वयं को जागरूक करने का विकास के ये जो रूप हैं वो हैं सभी। अगला प्रश्न है, बहिरंग योग हैं। अब दोस्तों आपको मालूम है कि कुल अष्टांग योग थे। अष्टांग योग में कुल 8 योग थे और उन 8 में से क्या थे, 5 जो थे वो थे बहिरंग और जो लास्ट के 3 थे वो थे आपके अंतरंग। तो वो जो शुरू के 5 बहिरंग थे वो थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये क्या है? ये बहिरंग योग है। तो यहाँ पर उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अब बात करें अंतरंग योग कौन से, तो मैंने बताया ना लास्ट के जो 3 थे अष्टांग में, लास्ट के 3 जो है धारण, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन से होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? जो शांति शिक्षा है वो समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से कक्षा की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई अलग से विषय पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये शांति शिक्षा ये प्रत्येक विषयों की कक्षा में साथ साथ दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना करने से। तो बच्चों को जो सुयोग्य नागरिक कैसे बनाया जाता है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी आपका सही है, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से भी सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, सद्गुणों के विकास से भी। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो योग दर्शन के प्रणेता आपको अच्छे से मालूम है, वो है पतंजलि। बाबा रामदेव पतंजलि कंपनी चलाते हैं और बाबा रामदेव ही योग करते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वो है पतंजलि। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की? शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? लोकतंत्र के सिद्धांत हैं वो है स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया? जो शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक है वो 2001 से 2010 तक घोषित किया गया। अगला जो प्रश्न है, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण, कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर उन कौन सी चीज़ों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है आपके पास, प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और बच्चों के बीच। तो यहाँ पर जो शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन
मूल्यों, दृष्टिकोणों, कौशलों के पोषण पर बल देती है। वो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक है। सतत विकास संबंधित है, किससे संबंधित है सतत विकास? आर्थिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो उपयुक्त सही ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका कथन है? तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। यह किसका कथन है, ये आपको बताना है। तो ये कथन है गेट्स का। अगला प्रश्न है, शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल या फिर उपयुक्त सभी। तो शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियां ये सभी हैं, उपयुक्त सभी। अष्टांग योग कितने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि अष्टांग योग कितने होते हैं। नीचे कमेंट में आप इसका उत्तर जरूर बताइए कि अष्टांग योग कितने होते हैं। अभी मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर अष्टांग योग का जो पहला चरण है वो क्या था? मैंने आपको बताए थे अष्टांग योग के जो प्रथम 5 चरण थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये प्रथम 5 नियम थे। तो यम कितने प्रकार का होता है? अष्टांग योग का जो पहला चरण है वो है यम। अब बात करें यम कितने प्रकार का होता है, तो यम दोस्तों कितने प्रकार का होता है? वो होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये आपके हो गए यम के प्रकार। अगला जो प्रश्न है, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए बना होता है। यह कथन किसका है? रूसो, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी या कार्ल मार्क्स। तो ये है अब्राहम लिंकन का कथन। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना। यहाँ पर तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। अगर आप सदैव चिंताग्रस्त रहेंगे तो तनाव का प्रबंधन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। रट लीजिए, हर बार आता है। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। अष्टांगिक योग कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के होते थे। और उनमें इन चारों में से कौन सा सम्मिलित नहीं? देखिए, प्राणायाम तो होता है, आसन होता है, ध्यान होता है, लेकिन जो विधि विधान है ये नहीं होता, ये सम्मिलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है रायबर्न का। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? तो वो 20 से 22 घंटे की नींद लेता है, ज़्यादातर वो नींद लेता रहता है। शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं आदर्शवादी मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यावरणीय प्रेम, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक हित की शिक्षा है हिंसा शिक्षा, घृणा की शिक्षा, शांति शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी। तो सार्वजनिक हित की शिक्षा कौन सी होगी? शांति शिक्षा। निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं हैं? विश्वसनीयता, समन्वयन, वैधता का समावेश या फिर उपयुक्त सभी। शांति कौशल की ये सारी विशेषता हैं, उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। शांति का आधार कौन है? नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भावना या फिर उपयुक्त सभी। तो शांति के आधार ये सभी, उपयुक्त सभी। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं, ईदम, अहम, परा अहम। अगला जो प्रश्न है, ईदम, अहम, परा अहम व्यक्तित्व के प्रकार हैं या किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो ये फ्रायड ने कहा, सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये व्यक्तित्व होना चाहिए? व्यक्तित्व के 3 रूप हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। तो ये युंग ने कहा। अगला है, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, ये 2 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। व्यक्तित्व के 3 रूप एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक किसने बताया है? तो ये बताया है शेल्डन ने। शेल्डन द्वारा व्यक्तित्व के 3 रूप बताए गए हैं, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। आदत दूसरा स्वभाव है, यह किसका कथन है? तो ये जेम्स का कथन है। अगला प्रश्न है, वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता, प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, तो वह क्या कहलाता है? अगर कोई
कोई गुण है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता, प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, तो वो कहलाता है सहमति जन्यता। अगला प्रश्न है, बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो स्पेंसर का कथन है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। वा से व्यवहारवाद और वाट से वाटसन, याद रहेगा। सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं। यह किसका कथन है? तो यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। वैश्वीकरण के उदाहरण है सार्क शिखर सम्मेलन, यूएनओ, IMB या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उपयुक्त सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? तो वैश्वीकरण का जो उद्देश्य है आर्थिक समानता लाना, गरीबी का उन्मूलन करना, उदारीकरण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो व्यक्तित्व के जो 5 गुण थे वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो शांति एवं सतत शिक्षा का वीडियो था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो व्यक्तित्व के प्रमुख 5 गुण हैं वो हैं अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता और स्नायु विकृति। तो ये 5 व्यक्तित्व के प्रमुख गुण हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है, तो वो है खुलापन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुबंधन का निर्माण होता है, अनुबंधन का निर्माण होता है अनुकूलन के नियम से। किसका कथन है? व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। यह किसका कथन है? यह वुडवर्थ का कथन है। अगला जो प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता कौन है? तो वो है सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया। निम्नांकित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो शांति अभिवृत्ति कौन सी नहीं है? अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, हिंसा एवं विवाद। जो हिंसा एवं विवाद है ये शांति अभिवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, शांति कौशलों का आधार है। शांति कौशल का क्या आधार है? तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता, संकीर्ण विचार। तो जो शांति कौशल का आधार है वो क्या है? वो है संवेगात्मक अस्थिरता। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार, विघटित व्यवहार या फिर भ्रष्टाचार। तो किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आक्रामकता। अगला जो प्रश्न है, भावात्मक एकता समिति जो कि 1961 में बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। तो दोस्तों ये थे आपके कुल 62 प्रश्न, जिसमें से हमने एक प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। उस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वो आपका उत्तर था अष्टांग के कितने योग हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। प्रश्न संख्या 29, इसके उत्तर आप हमें नीचे बताइए कि इसका उत्तर क्या है सही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और DLED 4th सेमेस्टर की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा ये वीडियो आपके लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।